नमस्कार, मैं शिव शंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए कि आज का मेरा टॉपिक है पेपर फर्स्ट से क्लाइमेटोलॉजी का वायुदाब एवं वायुदाब की पेटियाँ। सामान्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि वायुदाब एवं तापमान में विपरीत संबंध होता है, अर्थात तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है और तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है, अर्थात इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। फिर इस अपन चलेंगे कि वायुदाब किसे कहते हैं, इसकी यूनिट क्या है और वायुदाब की पेटियाँ कौन कौन सी हैं। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चलते हैं तो सामान्यतः तापमान कम होता जाता है और जैसे तापमान कम होता जाएगा तो वायुदाब बढ़ता जाता है। लेकिन 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच ये तापमान और वायुदाब का संबंध थोड़ा सा डिफरेंट पाया जाता है। उसके भी कई रीजन्स हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके अपन एक टॉपिक को लेके आगे स्टडी करते हैं। वायुमंडलीय दाब से तात्पर्य एक निश्चित समय एक एकांक क्षेत्रफल पर हवा के उत्पन्न किए गए दाब से है। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, परंतु जलवायु वैज्ञानिकों के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापने के लिए एमबी नाम की इकाई का प्रयोग किया जाता है। 1 मिलीलीटर बार 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर भार के बल के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब को दर्शाने में समदाब रेखाएं का प्रयोग किया जाता है। समदाब रेखाएं ऐसे काल्पनिक रेखा है जो समुद्र तल के ऊपर बराबर वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को मिलाती है। यदि समदाब पास पास हो तो ताप प्रबलता बल अधिक होगा और समदाब रेखाएं दूर हो तो ये कम दाब प्रबलता का सूचक है। बात करते हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों की, जिसमें तापमान, सागर तल से ऊंचाई, जलवाष्प, पृथ्वी का घूर्णन आदि कारक होते हैं। तापमान की बात करें तो वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया आपको, अर्थात तापमान के अधिक होने पर वायुदाब कम होता है तथा तापमान के कम होने पर वायुदाब अधिक होता है। सागर तल से ऊंचाई की बात करें तो सागर तल से ऊंचाई में वृद्धि होने से वायुदाब घटता जाता है। जलवाष्प की बात करें तो जलवाष्प वायु से हल्की होती है, जिसके कारण अधिक नमी वाले क्षेत्रों में वायुदाब कम पाया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन की बात करें तो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव वायुदाब पर पड़ता है, जिसके कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वायुदाब कम तथा ध्रुवों पर वायुदाब अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तथा पवन संचार भी वायुदाब को प्रभावित करते हैं। बात करते हैं वायुदाब पेटियों की। वायुदाब के अक्षांशीय वितरण के आधार पर दोनों गोलार्धों में वायुदाब की 7 कटिबंध या पेटियां पाई जाती हैं। इन्हें तापजन्य एवं गतिजन्य के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। पहला है तापजन्य पेटियां, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां। तो एक तो हो गया भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की और 2 होगी उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां। तो टोटल तापजन्य पेटियां हो गई है 3। बात करते हैं गतिजन्य पेटियों की। उपोष्ण उच्च वायुदाब तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियां, और इनकी संख्या होगी 4, दोनों गोलार्धों में 1-1। बात करते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की। इस पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के लगभग 5 अंश उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, जिससे यहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। चूँकि इस क्षेत्र में वायुमंडलीय दशाएं लगभग शांत होती है, इसलिए इस शांत क्षेत्र की पेटी को डोलड्रम भी कहा जाता है। कुल मिला के जो 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है वह भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहलाती है। बात करते हैं उपोष्ण वायुदाब की पेटी। एक पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 से 35 अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के कारण
भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ऊपर उठने वाली वायु इस क्षेत्र में अवरोहित होती है, जिससे उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को अश्वक्षांश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। ये पेटी 60 से 65 डिग्री अंश अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में विस्तृत है। इस निम्न वायु दाब की पेटी का निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण वायु के अभिसरण या उपोष्ण तथा ध्रुवीय उच्च वायु दाब क्षेत्र से आने वाली वायु एवं आरोहण के कारण होता है। नेक्स्ट है ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। ध्रुवीय क्षेत्रों में तापजन्य उच्च वायु दाब की पेटी का विकास होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर तापमान निम्न रहता है। ओवरऑल देखो, इसमें देखा जाए कि एक तो हमने भूमध्य रेखीय क्षेत्र मान लिया। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होगा कि जनरली सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ने से क्या होगा कि टेम्परेचर वहाँ पर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होगा तो वहाँ पर वायु दाब कम होगा। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उच्च वायु दाब निम्न वायु दाब की पेटी पाई जाती है, क्योंकि कारण क्या है? तापमान का अधिक रहना। और बात करते हैं उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी एवं उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। इनमें उच्च वायु दाब ठीक है कि उपोष्ण कटिबंध में अधिक है, लेकिन उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी में वायु दाब निम्न कैसे हुआ, कम कैसे हुआ? जनरल वे में ये होना चाहिए था कि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सामान्यतः टेम्परेचर कम होता है। सामान्यतः टेम्परेचर कम हो गया तो वायु दाब को बढ़ना चाहिए था, लेकिन उपध्रुवीय क्षेत्रों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के आसपास पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ का वायु दाब निम्न हो जाता है। तो एक तो होगी भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की पेटी, और दो होगी उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में उपोष्ण वायु उच्च वायु दाब की पेटी, और दो पेटी होगी उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटियाँ, और दो पेटियाँ होगी ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी। तो एक टोटल कितनी होगी? 7 वायु दाब की पेटियाँ हो जाती हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा कि वायु दाब को परिभाषित करते हुए विभिन्न वायु दाब पेटियों का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर हो सकता है कि इसमें निम्न वायु दाब की या उच्च वायु दाब की पेटियों को पर्टिकुलर भी पूछ सकता है। इसके बाद इसका मैप भी देना अनिवार्य होगा। इसमें स्टार्टिंग में मैंने आपको जो मैप बताया है उसको रिप्रेजेंट करने से एक परफेक्ट आंसर बन जाता है। आगे बात करते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण की। तो वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रतिरूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण के नाम से जाना जाता है। सौर विकिरण द्वारा पृथ्वी तथा वायुमंडल के असमान उष्मन के कारण उत्पन्न दाब प्रवणता से पवनों के प्रवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है। ये परिसंचरण न केवल महासागरीय जल को प्रभावित करता है, बल्कि स्वयं भी उससे प्रभावित होता है। अब ये वायु दाब की पेटियों का प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन आपको याद करना होगा, और विभिन्न वायु दाब पेटियों को याद करते हुए इसको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में आगे के जो भी टॉपिक आएंगे सभी का रिलेशन इन वायु दाब पेटियों से होगा। तो इसके बाद में हमारा टॉपिक होगा जेट स्ट्रीम, वायुमंडल की स्थिरता अस्थिरता, सामान्य तापहास परिवर्तन दर, और चक्रवात, और वायुमंडल का विभिन्न परतों का वर्गीकरण, और जलवायु का विभिन्न भागों में वर्गीकरण। इन सब में एक मेन चीज़ रहेगी नॉर्मल, जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर का एक निश्चित रिलेशन रहेगा। जैसा कि हमने बताया कि भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब, उष्णकटिबंधीय वायु दाब, उपोष्णकटिबंधीय वायु दाब, और ध्रुवीय उच्च वायु दाब से। तो मेरा सभी स्टूडेंटों से एक बार और रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को जो स्टार्टिंग में डायग्राम बताया है और जो वायु दाब पेटियाँ बताई है उनको अच्छे से समझें, और मैं इसका PDF और आपको सेंड कर दूंगा। जो समझ में नहीं आए वो PDF से भी समझ में
आ जाएगा। थैंक यू।